गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं, भारी समर्थन का सवाल। अब तक इस पाठ के अंदर हमने चिल्ले के बारे में, वहाँ की सरकार आयोदों के बारे में, उसके बाद वहाँ तख्ता पलट हुआ उसके बारे में, पोलैंड की सरकार के बारे में, मिशेल के बारे में, इसके अलावा हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, इराक के ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में, इन सभी के बारे में, उपनिवेशों के बारे में हमने पढ़ा। किस प्रकार भारत जो है 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, किस प्रकार बर्मा जो है जिसे आजकल हम म्यांमार कहते हैं 1948 के अंदर जो है आज़ाद हुआ, किस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अस्तित्व में आए, किस प्रकार उनके अंदर जो है कुछ ही देशों का वर्चस्व है। तो आइए हम यहां पर आप बात कर रहे हैं भारी समर्थन का जो है सवाल। सबसे पहले यहां पर सवाल उठता है कि जो हाल ही के अंदर दुनिया के ताकतवर देशों में, जिसमें सबसे ज्यादा देश जो है ताकतवर वो कौन है? अमेरिका। हम उसी के ऊपर जो है विचार कर रहे हैं। खासतौर से अमेरिका ने जो है क्या किया है, उसने कहा है कि हम पूरे विश्व के अंदर किसको कायम करेंगे? लोकतंत्र को। लोकतंत्र को बढ़ाने का जिम्मा उसने खुद ही अपने कंधों पर उठा लिया और उसका कहना है, उसने कहा कि जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनके प्रचार से काम नहीं चलने वाला। लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए और वहां पर सीधा दखल देना चाहिए जहां पर लोकतंत्र नहीं है। और कुछ मामले में तो ताकतवर देशों ने गैर लोकतांत्रिक देशों पर हमला किया और इसी हमले का जिक्र यहां पर किसने किया था? सुष्मिता ने। अभी हमने इस चैप्टर में सुष्मिता नाम की एक लड़की का उदाहरण देखा था जिसने कहा था कि अमेरिका ने किस राष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया? इराक पर, और यह गलत था और सुष्मिता यही बात कर रही थी। तो आइए देखें हम यहां कि इराक में क्या हुआ। तो हम सबसे पहले जानते हैं इराक जो है वो पश्चिमी एशिया का एक देश है। किसका देश है? पश्चिमी एशिया का एक देश है और ये 1932 के अंदर ब्रिटेन से आजाद हुआ। अंग्रेजों से ये देश कब आजाद हुआ? 1932 के अंदर। उसके बाद लगातार वहां पर 1968 तक सैन्य शासन रहा। कौन सा शासन रहा? सैन्य शासन रहा। फौजें यहां के ऊपर जो है सरकारें का तख्ता पलट करती रही। तो 1968 के अंदर एक पार्टी आती है, अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी। कौन सी पार्टी? अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी आती है। और इस बाथ पार्टी जो होती है, ये बाथ अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी का। और इसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। इसका अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण, यानी कि दोबारा उठना। और बाथ पार्टी का नेता बना सद्दाम हुसैन। क्या बना? सद्दाम हुसैन। और उसने, उसकी पार्टी जो है यहां पर सत्ता में आई और इसने सबसे पहले क्या किया, जो इस्लाम के कानून थे पारंपरिक उनको हटा दिया और महिलाओं को यहां पर वोट का अधिकार दे दिया। और अन्य पश्चिमी एशियाई देशों में यह कहीं नहीं दिया गया था। लेकिन 1979 के अंदर यह राष्ट्रपति बन गया। क्या बन गया? सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बन गया। और उसके बाद इसने क्या किया? तानाशाही चलानी शुरू कर दी अपनी। यहां पर क्या चलानी शुरू कर दी? तानाशाही। और जो भी व्यक्ति इसके शासन का विरोध करता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो है मौत के घाट भी उतार दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगा दिया किसके ऊपर? इराक के ऊपर, कि उसके पास परमाणु हथियार है और वो इन परमाणु हथियारों का उपयोग देश के अंदर ही नहीं है, विश्व के अंदर नरसंहार करने में इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जांच कमेटी भेजी। कहां पर? इराक में। और उन्हें ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले। उसके बावजूद भी अमेरिका ने 2003 के अंदर अपने और जो पड़ोसी जो उसके देश थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उनकी सेना ने अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। सद्दाम हुसैन को जो है वहां पर मार दिया गया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया और अमेरिका ने अपनी पसंद की अंतरिम सरकार वहां पर बनवा दी। और इराक के खिलाफ जो युद्ध किया था, सुरक्षा परिषद ने भी उसका विरोध किया। सुरक्षा परिषद ने किसका? अमेरिका का क्या किया? विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। इसके अलावा जो महासचिव था कोफी अन्नान, उस समय महासचिव कौन होते थे? कोफी अन्नान होते थे। उसने भी अमेरिका की इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। उसके बाद भी अमेरिका ने वहां पर जो है युद्ध कर लिया। अब इराक का जो उदाहरण है उससे कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या यह तरीका सही है किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करके वहां पर लोकतंत्र कायम किया जाए? क्या यह तरीका सही है कि आप लोकतंत्र को कायम करने के लिए किसी भी देश के ऊपर हमला कर दें? दूसरी बात, क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होगी? क्या यह केवल तभी कारगर होगी जब वहां के लोग उसका क्या करें? सहयोग करेंगे। नहीं तो वहां पर दोबारा क्या होगा? वह एक बार तो वहां पर लोकतंत्र को बना देंगे, उसके बाद क्या वो हमेशा के लिए वहां पर रहेंगे। वहां फिर जो है सैन्य तख्ता पलट हो जाएगा। तीसरी बात यहां आती है, क्या भारी दखल से किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र कायम कर सकते हैं? चौथी जो बात आती है, क्या भारी लोकतंत्र
जो है उस देश के अंदर लोकतंत्र को कायम कर सकता है। तो ये जो विचार यहां पर हमने चार देखे हैं, ये चारों के चारों विचार लोकतंत्र की भावना से एकदम उलट है। तो इस अध्याय में सीखी गई जो है महत्वपूर्ण बातों के ऊपर अब हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। वो कौन सी थी? अभी हमने देखा गठबंधन किसे कहते हैं। तो विभिन्न पार्टी या लोगों के द्वारा जो है अपने राष्ट्र के विकास के लिए अगर क्या कर लिया जाता है, गठजोड़ कर लिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? गठबंधन कहा जाता है। जनमत संग्रह के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि जनमत संग्रह जो जितने भी मतदाता होते हैं उस देश में रहने वाले, वो कोई भी प्रस्ताव उनके सामने रख करके उनसे क्या लिया जा सकता है? मत लिया जा सकता है, उनसे राय शुमारी ली जा सकती है। तख्ता पलट, किसी भी सरकार को गैर कानूनी तरीके से क्या कर देना? पलट देना। मजदूर संघ, मजदूरी करने वाले अपने रोजगार को बनाए रखने के लिए और बेहतरी के उद्देश्य से अगर कोई संगठन बनाए तो उसे मजदूर संघ कहते हैं। साम्यवादी शासन, तो साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया जाना किसी भी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता के प्रयास की इजाजत नहीं दी जाती, उसे साम्यवादी शासन कहते हैं। राजनीतिक बंदी, जेल के अंदर डाले गए या अपने घर में नजरबंद किए गए ऐसे लोग जिनके विचार, कामकाज या छवि को सरकार अपने लिए क्या मानती है? खतरा मानती है, उनको क्या बोला जाता है? राजनीतिक बंदी। मार्शल लॉ, सेना द्वारा या प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के लिए जो कायदे कानून लागू किए जाते हैं उनको मार्शल लॉ कहते हैं। हड़ताल, कुछ शिकायतों के चलते या किसी अपनी मांग को पूरा न होने के कारण मजदूर या कर्मचारियों के द्वारा जो सामूहिक रूप से काम करने का विरोध किया जाता है उसको हड़ताल कहते हैं। वीटो, किसी भी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला हुआ वो अधिकार जिसके तहत कानून को वो अकेले रोक सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? वीटो। और जो लातीनी भाषा है उसमें वीटो का अर्थ होता है मैं मना कर देता हूं। और उपनिवेश क्या होता है? किसी भी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र। मैंने बताया कोई भी दूसरा राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, उसके ऊपर नियंत्रण कर लेता है। इसके साथ ही हमारे इस पाठ का समापन होता है। ये अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्नों के ऊपर नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा यहां पर, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? विदेशी आक्रमण से नहीं मिलेगी, लोग संघर्ष करेंगे तो मिल जाएगी, उपनिवेशवाद का अंत होगा तो मिल जाएगी, लोगों के अंदर स्वतंत्रता की चाह होगी तो मिल जाएगी। दूसरा, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजशाही शासन की वह पत्ती है जो अब समाप्त हो गई है, बिल्कुल समाप्त हो गई है क्या? तो नहीं हुई है। दूसरा क्या है? विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक है, तो यह भी नहीं है। आज पहले के किसी दौर से ज्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों द्वारा हो रहा है, ये राइट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहां यह पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि क्या होगा? यहां यह आ जाएगा लास्ट का, दुनिया के सभी देशों के साथ क्या हो? समान व्यवहार हो। यह तो हो ही नहीं सकता, अमीर देशों की बात में ज्यादा वचन हो, ये तो गलत हो जाएगा। देशों को उनकी आबादी के अनुपात में मिले तो यह भी गलत हो जाएगा। नंबर 4, इन देशों और लोकतंत्र की उनकी राह में मेल बैठाएं। चिल्ले में क्या हुआ था? सैन्य तानाशाही की समाप्ति की गई थी। कहां है यहां पर? यह रहा दूसरा। नेपाल में क्या हुआ था? राजा ने अपने अधिकार छोड़ दिए थे, हमने पढ़ा था ये, राजा ने अपने अधिकार छोड़ दिए थे। उसके बाद है पोलैंड में क्या हुआ था? पोलैंड में एक शासन का जो दल था उसका अंत हो गया था, साम्यवादी का। और घाना में क्या हुआ था? ब्रिटिश उपनिवेश से उसे 1957 में क्या मिली थी? आजादी मिली थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? तो सबसे पहले सामना तो क्या होता है? सरकार विरोधी जो विचार रखते हैं उन लोगों का कत्लेआम किया जाता है। दूसरी बात क्या होती है? उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। तीसरी बात क्या होती है? भय और आतंक का वहां पर क्या होता है? माहौल होता है। छठा देखो, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है? कौन कौन सी छीनी जाएगी? पहली तो क्या है? राजनीतिक गतिविधि चलाने का अधिकार छीन लिया जाएगा। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। तीसरी, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। चौथी, प्रदर्शन और हड़ताल करने की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। और पांचवी, प्रजातांत्रिक जो रास्ते होते हैं वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। उसके बाद में सातवां है, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में निम्न में से किन बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क देना है। मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज्यादा पैसा देता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार और मुझे ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, तो गलत है। नहीं, इस बात से लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है, मेरा देश छोटा है और गरीब हो सकता है लेकिन मेरी आवाज का समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसले से मेरे देश के अंदर असर होगा। तो बिल्कुल सही है,
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर जो निर्णय लिए जाएं वो सभी देशों की आवाज को क्या दिया जाए, महत्व। जितना अमीर को दिया जाता है उतना ही गरीब को। उसके बाद अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज्यादा चलनी चाहिए, तो गलत बात है। अगर उनकी ज्यादा चलेगी तो गरीब देशों के ऊपर वो अपनी मनमानी करेंगे। उसके बाद है, भारत जैसे बड़े देश की आवाज का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ज्यादा वजन होना चाहिए। तो हम यहां पर कहेंगे कि ज्यादा वजन जो है होने से लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं होगा। लोकतंत्र का आधार तो क्या है, समानता है। तो किसी एक देश को इस आधार पर अधिक महत्व नहीं देना चाहिए कि वो बहुत बड़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेपाल के संकट पर हुई एक टीवी जो है चैनल में व्यक्त किए गए 3 विचार थे। एक वक्ता कहता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ लोकतंत्र के संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज्यादा दखल देना चाहिए। दूसरा कहता है कि एक खतरनाक तर्क है, हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इराक के मामले में पहुंचा, बिल्कुल। तीसरा कहता है, लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामले की चिंता क्यों करनी चाहिए, हमें वहां जो है किसी देश का समर्थन करना चाहिए। तो नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन भारत की हमेशा से यह परंपरा है कि वह किसी भी देश के आंतरिक मामले में दखल ही नहीं देता है, और हम यह नहीं चाहते कि किसी अन्य देश हमारे देश के आंतरिक मामले में दखल ना दे। तो देश के बाहर से लोकतंत्र थोपा जाना हमेशा ही क्या होता है, खतरनाक होता है। क्या होता है, खतरनाक ही होता है। तो यदि हम नेपाल में लोकतंत्र बहाने के लिए वहां के लोकतंत्र के समर्थकों की मदद करते हैं तो वहां की वैधानिक सरकार या राजा भारत सरकार से क्या होगा, रुष्ट होगा, और भारत के साथ उसके राजनीतिक संबंध भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए भारत को उसके अंदर किसी भी तरीके से क्या नहीं करनी चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ जो हमारे इस पाठ का समापन होता है, इसके अंदर आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। थैंक यू।